हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आ जाएंगे सब लोग। और मैं एमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूं। और आज का जो सेशन हमारा है मेरे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की स्ट्रैटेजी पर। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम करीब है और अगर हम बढ़िया तरीके से इसकी प्रिपरेशन अभी कर पाए तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छी स्कोरिंग करेंगे जब बात होगी एसएससी सीएचएसएल की। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम है। पेपर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इतना टफ नहीं आता, बहुत आसानी से आप लास्ट डेज में भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास बहुत कम टाइम भी है और अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है जो आपको लगता है मैं इजीली निकाल सकता हूं, तो उनमें से एक एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल। चलिए आइए तो आज स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि कैसे अब लास्ट में हम किन किन स्टेप्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत जरूरी बात कि रिवीजन ऑफ लास्ट वीक्स टॉपिक्स। एंश्योर ऑल टॉपिक्स कवर्ड इन द पास्ट वीक आर थोरोली रिवाइज, लीविंग ओनली रिवीजन पेंडिंग। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा मैं कहता हूं कि संडे आपके लिए कभी भी फन डे नहीं है। संडे आपके लिए रिवीजन डे है। यानी आप मंडे से लेकर सैटरडे तक जो कुछ भी पढ़ते हैं उन सबको आपको संडे में बैठकर रिवाइज करना होता है। अगर आप संडे नहीं भी कर पाए, बहुत सारे ऐसे जो है स्टूडेंट्स हैं जो जॉब भी करते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको 2 दिन या 2 शाम या 2 रातें ऐसी ढूंढनी पड़ेंगी जिस दिन आप पूरे हफ्ते का रिवीजन कर पाए। तो अगर अगले हफ्ते की आपको पढ़ाई चालू करनी है, चाहे आप मॉक स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे आप कुछ और स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे आप बचा हुआ पेंडिंग आपका कोई सब्जेक्ट है उसे निपटाने वाले हैं, तो उसके पहले आपको बाकी जो आप निपटा चुके हैं, कवर कर चुके हैं, उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके आधे हथियार तो खराब ही हो चुके हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आपने कितना पढ़ा है। एग्ज़ाम में ज़रूरी ये होता है कि आपको याद कितना है। और मैं इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि जो आप रिवाइज करोगे ना बार बार, केवल वही आपको एग्ज़ाम तक याद रहने वाला है। ठीक, सबसे पहले। फिर सेकंड पॉइंट की फोकस मोर ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग। अब भाई है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन सपोज आप किसी चैप्टर में या किसी सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग हो। सपोज आपका जो है आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है और आपको रीजनिंग करने में मजा भी आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रीजनिंग में पूरा दिन लगा दो। आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी वो जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उसको पहले रिवाइज करो। जो आप खुद जानते हैं कि भाई मैं आराम से कभी भी से जो है रिवाइज कर लूंगा, 2 घंटे में मैं पूरी रीजनिंग अप्रोक्सीमेटली रिवाइज कर लूंगा, तो फिर उसे आपको हर वीक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं जब हम आते हैं मैथ्स पर या इंग्लिश पर, तो रीजनिंग के कंपैरिजन में ये दोनों सब्जेक्ट्स टफ होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इनका आपको वीकली रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए अगला पॉइंट जो बहुत काम का है वो ये मेरे प्यारे बच्चे, मॉक टेस्ट एनालिसिस। एनालाइज परफॉर्मेंस इन मॉक टेस्ट टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। आप जानते हैं कि आप लोगों को मैं रोज सुबह 11 बजे जो है मॉक टेस्ट करवा रहा हूं। बहुत जल्दी आपकी ये क्लास शाम को चली जाएगी। 2023 9 मार्च से मैंने सारी शिफ्ट्स करवानी शुरू करी और इस वक्त हम 16 मार्च की शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं। यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। मैंने पूरा 9 मार्च आपको मॉक समझा दिया है, 10 मार्च समझा दिया है, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च पे आज हम लोग आके बैठ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मॉक टेस्ट जब आप करते हैं ना, तो मॉक टेस्ट आपको ये बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सपोज 10 मॉक टेस्ट लगाए। जब 10 मॉक टेस्ट आपने लगाए तो आपने ये देखा कि भाई 10 मॉक टेस्ट में मेरा जो है मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में तो बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, लेकिन मैं जब इंग्लिश पे आता हूं तो इंग्लिश में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मेरे साथ ये हो रहा है कि भाई मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूं। मेरी जो स्कोरिंग है वो 50% से नीचे रह जा रही है। लगातार 10 मॉक टेस्ट देने के बाद 1 या 2 मॉक टेस्ट में ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश कोई से मॉक टेस्ट जो है बहुत टफ होते हैं, अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं, किसी शिफ्ट में पेपर टफ आता है, किसी शिफ्ट में पेपर ईजी आता है, तो हो सकता है आपके पास जो मॉक टेस्ट है वो टफ हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जब लगातार 10-12 आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हर बार इंग्लिश में पीछे हो रहे हैं, इसका मतलब आपको अपनी वीकनेस ढूंढनी होगी।
आपको इंग्लिश पर ध्यान ज़्यादा देना होगा और जिसमें आप अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम कर देना होगा। आइए, यूज इनसाइट गेन्ड टू प्रोटाइज एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट। तो लिखते चले कि देखो मैं इंग्लिश में जब ये 25 क्वेश्चन कर रहा हूं तो इसमें से मैं एरर्स तो सही कर ले रहा हूं, मैं वोकैबलरी पूरे सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स वन वर्ड सब मैं कर दे रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं क्लोज टेस्ट पर आता हूं तो मेरे क्लोज टेस्ट 5 में से 4 गलत हो जाते हैं, कभी कभी तो पूरे 5 गलत हो जाते हैं। तो जो आपने सीखा है उसको लिख लो कि मुझे क्लोज टेस्ट पर थोड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि क्लोज टेस्ट एक असल में एक टफ क्वेश्चन नहीं है बल्कि वो एक बड़ा फिलिंदा ब्लैंक्स है, और चूंकि वहीं पर क्वेश्चन है और नीचे उसका आंसर है, बस आपको एलिमिनेट ही तो करना है और सही चुनना है। तो थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। तो ध्यान से आपको पता होना चाहिए कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देन मेरे बड़े बच्चे, रेगुलर अटेम्प्ट ऑफ एसएससी सीएचएसएल मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा है कि मैं इस वक्त सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो अपना रहा हूं वो आपको पीवाईक्यू करवाने की करवा रहा हूं। रोज सुबह 11 बजे आपके एसएलवी, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मेरे बच्चे मेरी क्लास होती है इंग्लिश की, जहां पर मैं आपको पूरे पीवाईक्यू करवा रहा हूं एसएससी सीएचएसएल के। अब मेरे प्यारे बच्चे वो तो आपको देखना ही है, इसके अलावा आपको भी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस चालू करनी है। कोई भी पीवाईक्यू की बुक लेकर आइए और पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं वैसे ही वैसे आप खुद को स्ट्रेंथन करते जाते हैं, आप खुद की जो है एग्जाम को क्रैक करने की चांसेस को बढ़ाते जाते हैं। वो बच्चा जो सिर्फ थ्योरी पढ़ के पेपर में जाएगा उसका पेपर नहीं निकलेगा, मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना। पेपर सिर्फ उसी का निकलेगा जिसने थ्योरी पढ़ने के बाद बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, कम से कम 30-35 बढ़िया मॉक टेस्ट पीवाईक्यू लगा लिए हैं। केवल वही मेरे प्यारे बच्चों क्रैक कर पाता है एग्जाम। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। अगर एग्जामिनर ने वन वर्ड पूछा है तो उसकी लैंग्वेज क्या है, अगर एग्जामिनर ने पैसेज पूछा, क्लोज टेस्ट पूछा है तो उसकी लैंग्वेज क्या है, अगर एग्जामिनर ने इडियम का क्वेश्चन पूछा है तो लैंग्वेज क्या है। तो आपको एग्जामिनर की लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो सीधी बात है कि रेगुलरली अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स टू एनहांस स्पीड एंड एक्यूरेसी। बहुत जरूरी चीज है, इससे आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। शुरुआत के 10 मॉक टेस्ट में आपको सपोज इंग्लिश के सेक्शन की मैं बात करता हूं तो 25 क्वेश्चन करने में आपको आधा घंटा लगेगा। फिर जैसे 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 आप लगातार मॉक टेस्ट करते जाएंगे 25-30 के आसपास पहुंचेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप वही मॉक टेस्ट 18 से 20 मिनट में कर ले रहे हैं। तो आपको एवरेज 15 मिनट पर आ जाना है। आपको एक टारगेट रखना है कि मेरा हर क्वेश्चन 30 सेकंड का है, यानी अगर मैं 25 क्वेश्चन कर रहा हूं तो भाई मेरा जो है 12-13 मिनट में पेपर हो जाना चाहिए। तो आपको 50% टाइम पर आ जाना है। ये आपको अपना टारगेट सेट करना है और ये तभी होगा जब आप लगातार मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फैमिलियरिटी विद एग्जाम पैटर्न। सीधी सी बात है, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है और फिर आप उससे फैमिलियर हो जाएंगे। फैमिलियर हो जाएंगे तो जिस दिन आपकी आंखों के सामने एसएससी का पेपर होगा आपको वो इजी लगेगा। फिर मेरे प्यारे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे इस चीज को अवॉइड करते हैं लेकिन मैं कहता हूं यह बहुत जरूरी है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग एंड करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं यार एक साथ 6 महीने का कर लूंगा। अरे भाई एक साथ 6 महीने का तुम कर तो लोगे, लेकिन क्या वो तुम्हें याद रहेगा, ये क्वेश्चन है। इसलिए डेली जब तुम करते जाते हो, डेली पढ़ते जाओ और शॉर्ट नोट में या वन लाइनर में अपने नोट्स बनाते चलो। जैसे आज के जो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने देखे, करंट अफेयर आपने सर का मनीष सर का सपोज वीडियो आपने देखा और आपने देखा कि यार मुझे 10 पॉइंट्स बढ़िया काम के लग रहे हैं, कागज पर लिख लो, डे के हिसाब से डेट वहां डाल लो। इस तरह से आपके पास 6 से 8 महीने का बहुत प्यारा करंट अफेयर इकट्ठा हो जाएगा। और फिर चूंकि आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप बस एग्जाम के पहले उसे रिवाइज करके निकल जाना है। और अगर आप पूरे 6 महीने की एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा मेरे बच्चे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके चूक जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। डेली न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। अब न्यूज़पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि आप जो है दैनिक भास्कर उठा के पढ़ने लगे। न्यूज़पेपर का मतलब ऐसे न्यूज़पेपर जो इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स की बात करते हैं, अच्छे अच्छे इश्यूज की बात करते हैं, जैसे द हिंदू एडिटोरियल, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, ये अच्छे अखबार हैं। ये आपको मेरे बच्चे डेली पढ़ना है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला,
आपका जो करंट नॉलेज है वो कवर होगा। दूसरा, आपको इंग्लिश पढ़ने में ये बहुत सहूलियत देते हैं। अगर आप रेगुलरली द हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश को पढ़कर समझने में कंपैरेटिवली और बच्चों से कम टाइम लगेगा। और अगर ये कम टाइम लगेगा तो एग्जाम में अगर कोई बच्चा 25 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन कर रहा है तो डेफिनेटली आप 15 मिनट में पूरे क्वेश्चन कर पाओगे। फिर स्टूडेंट्स, रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश में, स्पेशली रीजनिंग में भी कुछ बहुत ऐसी चीजें होती हैं, और स्पेशली जीके में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे सपोज आपको याद रखना है नदियों के नाम, या आपको मैथ्स में कोई थ्योरम याद करनी है तो उसे उस बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज, sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वाली जो टेबल है वो आपको करनी पड़ेगी। इंग्लिश में भी जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसके सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो बार बार अगर हम रिवाइज करते रहेंगे तो उससे फायदा ये होगा। और इंपॉर्टेंट क्या लिखा है वहां पर, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें रिवाइज करना है आपको। ये नहीं कि उठाकर कुछ भी पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या है। तो जब आप अपने नोट्स बनाएं तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टीचर आपको बताता ही है, वहां पर स्टार लगा दे, है ना, या टीचर खुद इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन पर तो मैं स्टार लगवा देता हूँ कि भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जिस पॉइंट्स पर अगर टीचर ने स्टार लगवाया है इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है और वो आपको आने चाहिए। अगर वो आपको नहीं आ रहे हैं इसका मतलब गड़बड़ है, ठीक है। वो पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि कोई आपसे रात को 3 बजे उठाकर भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। जैसे भी कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि वन ऑफ, एक बहुत, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हर साल क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो रिव्यू एसेंशियल फॉर्मूलाज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पर्टिकुलरली फॉर लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स सेक्शंस, मास्टर ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस एफिशिएंटली विद इन द एग्जाम टाइम फ्रेम। तो क्या होगा, एग्जाम टाइम में अगर ये चीजें जल्दी याद आ जाती हैं तो क्वेश्चन हो जाते हैं, वो कि मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट हमारे किसी भी सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं उन्हीं से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, फॉलोइंग द एसएससी सीएचएसएल स्टडी प्लान। ध्यान रखना स्टडी प्लान बहुत जरूरी है। स्टिक टू अ फिक्स्ड टाइम टेबल फॉर स्टडी सेशंस ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन। Allocate times to cover all syllabus topics systematically and ensure comprehensive preparation। यानी एक टाइम टेबल बना लो, ऐसा नहीं कि मंडे है मैथ उठा के बैठ गए, फिर ट्यूसडे है ट्यूसडे भी मैथ पढ़ लिया क्योंकि मजा आ रहा था, बुधवार आया बुधवार को ही मैथ, नहीं, एक स्ट्रैटेजी बनाओ। जो सब्जेक्ट टफ है आपके लिए उसको ज़्यादा टाइम दो, जो सब्जेक्ट ईजी है उसे कम टाइम दो। इसमें आपके पास सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने का एक पूरा का पूरा चैट पैटर्न होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट मेरा वीक है उसको मैं ज़्यादा टाइम दूं, जो सब्जेक्ट मेरा सिंपल है उसे कम टाइम दूं। जैसे अगर मैथ्स आप हफ्ते में 4 दिन कर रहे हो, आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो हफ्ते में 2 ही दिन करो, और फिर 1 दिन याद से रिविजन करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स, है ना, तो टॉपिक्स का टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होता है। अब जो सब्जेक्ट टफ है उसको टाइम ज्यादा देना है। सपोज आप 10 घंटे का आपने स्टडी प्लान बनाया और आपने मैथ्स को 1 घंटा दिया है, अब ये कहाँ का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है जो सही होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे ज्यादा टाइम देना। आप पढ़ के समझ जाओगे कि भाई आपकी इंग्लिश वीक है, उसको 1 घंटा दे रखा है, 9 घंटे आप में 5 घंटे जीके ही पढ़ रहे हैं, क्यों, मजा आ रहा है। रीजनिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा है, रीजनिंग करने में बहुत मजा आता है क्योंकि बढ़िया प्रैक्टिस बनती है, क्वेश्चन सॉल्व होते चलते हैं। तो बच्चे जो है रीजनिंग को सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्व उसी को देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो उनका सबसे टफ टॉपिक होगा वो वही होगा जिसमें वो कमजोर है। बहुत से लोगों के लिए मैथ्स टफ है, लेकिन जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उसके लिए मैथ्स ईजी है, वो मैथ्स को कम टाइम दे। अब ये नहीं कि आप मैथ्स में अच्छे हो तो भी मैथ्स को 5 घंटे दे रखें, ऐसा मत करो। तो देखो, एनालाइज करो कि किसे आपको कितना टाइम देना है,